नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वक्त हो गया है संविधान की कसम खाने का, बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस करने का। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कल एक क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले में सूरत कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद, क्योंकि यह सजा 2 साल की थी, नए कानून के हिसाब से राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं 2024 में, जिनके लिए कांग्रेस तैयारी कर रही थी कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अभी तक अगर उनको रिलीफ नहीं मिली तो 6 साल तक, सजा खत्म होने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, टेलीकॉम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक रविशंकर प्रसाद जी के पास। रविशंकर जी, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर राहुल गांधी को फंसाया और एक के बाद एक ऐसे हालात पैदा किए कि राहुल गांधी जो है उनको कोर्ट ने कन्विक्ट भी कर दिया और आनंद फानन में आपने उनकी सदस्यता रद्द भी करवा दी। दीपक जी, आप देश के बहुत ही प्रसिद्ध और अनुभवी पत्रकार हैं, दुनिया आपने देखी है। ये पूरा मामला आपके दर्शकों के लिए संक्षेप में बताऊं। 2019 के चुनाव में उनका भाषण था जहां उन्होंने कहा सारे मोदी चोर होते हैं क्या। ये कुल मिला के मामला है। अब उस पर केस हुआ, गवाही हुई, उनके वकील की गवाही हुई। अंत में कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगने को तैयार, ने माफी नहीं मांगा, तब उनको सजा मिली है। राहुल गांधी 6-7 डिफेमेशन और फेस कर रहे हैं। एक पटना में भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी फाइल किया है। उन्होंने भी कहा है कि मैं भी, ये मोदी समाज पिछड़े अति पिछड़े समाज से आता है, मैं जानता हूं, कुछ पारसी लोग भी मोदी होते हैं। लेकिन मैं ये बताइए दीपक जी, अगर कोई एक कमेंट करे कि सारे चौरसिया बहुत भ्रष्ट होते हैं या सारे प्रसाद बहुत ही डूबियस कैरेक्टर के होते हैं, तो हमें दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको आलोचना करने का अधिकार है, आपको एब्यूज करने का, गाली देने का, स्कैंडलाइज करने का अधिकार नहीं है। और अगर आपको यह अधिकार है तो जो आपके इस टिप्पणी से व्यथित होता है उसको कानून का सहारा लेने का अधिकार है। तो उनको सजा मिली, उन्होंने माफी भी नहीं मांगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भारत का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 8 है, उसमें अगर आपको 2 साल से ऊपर की सजा होती है, 2 साल की होती है, और जैसे कुछ मामलों में जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है या बाकी मामले में उससे भी कम होती है, तो आप सीधा डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं जिस समय से निर्णय होता है। ये ऑटोमेटिक होता है, कोई स्टे नहीं होता अगर सुपीरियर कोर्ट उसको स्टे ना करे। और मेरे पास एक सूची है, अखबार में आज छपा है, ये 32 लोग हैं दीपक चौरसिया जी जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी रहे हैं, जयललिता जी भी रही हैं, मेरे बीजेपी के 6 एमएलए रहे हैं देश भर के, बिहार में 7-7 एमएलए रहे हैं। अभी मोकामा का चुनाव इसी ग्राउंड पे हुआ। तो एक बार आप डिस्क्वालीफाई हो गए कन्विक्शन के बाद तो आपकी सीट खाली होती है, इसमें कोई डिस्क्रेशन नहीं होता है। अब इसी में एक बड़ा सवाल मैं चाहता हूं, इस बहस को आप आगे बढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े वकीलों की भरमार है, देश के नामी वकील, महंगे वकील, राज्यसभा भरी हुई है उनके वकीलों से। कल उन्होंने राहुल गांधी के इस कन्विक्शन के बाद स्टे कराने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं चार्टर प्लेन से सूरत गए डिस्ट्रिक्ट जज के पास, गुजरात हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? पवन खेड़ा के मामले में हवाई या पट्टी पर कुछ हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया और 1 घंटे में रिलीफ मिल गया उनको। तो राहुल गांधी को रिलीफ लेने की कोशिश क्यों नहीं की गई? मिलता नहीं मिलता एक अलग विषय, ये कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नाखून कटवाकर बलिदानी बनने का चेहरा दिखाना था क्या? मैं फिर कहता हूं 32 लोग की सूची है, 6 भाजपा के लोग भी उसमें डिस्क्वालीफाइड हैं जी। यूपी में भी हैं, झारखंड में हैं, दक्षिण भारत में हैं। तो ये है बड़े सवाल। अब उसमें आप मुझे बोलने नहीं देते, मुझे ये नहीं करने देते, इसका क्या मतलब है? क्या राहुल गांधी के लिए अलग सा कानून होगा क्या? 32 लोग की सदस्यता जाएगी लेकिन राहुल गांधी की नहीं जाएगी, भले ही वो एब्यूज करें। सुप्रीम कोर्ट में उनको डांट पड़ी थी चौकीदार चोर के मामले में। तो सच्चाई तो देश के सामने आनी चाहिए ना। ठीक है, मेरा अगला सवाल और सीधा सवाल, राहुल गांधी की जो पहली प्रतिक्रिया है वो उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा हूं मैं भारत की आवाज उठाता हूं जिसे दबाने की कोशिश किया जा रही है। आप क्या कहेंगे? गाली बढ़ना, बदनाम करना कौन सी आवाज है?
एक पूरे कौम को, मोदी समाज को चोर बताना, यह कौन सी आवाज उठाए? भारत के लोकतंत्र को लंदन में कहना कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, यह कौन सी आवाज है? आपको वोट नहीं मिलता, अभी आप नागालैंड में हार गए, आप मेघालय में हार गए, आप मिजोरम में हार गए, आप त्रिपुरा में हार गए, तो आप विलाप कर रहे हैं लंदन में जाकर के। तो फिर चुनाव आयोग भी गड़बड़ है। अगर आप जीते तो चुनाव आयोग ठीक है, आप जीत गए हिमाचल तो चुनाव आयोग ठीक है। मतलब क्या मतलब है इसका? आपके पक्ष में हो तो सब ठीक, आपके पक्ष में नहीं हो तो सब गड़बड़ है, लोकतंत्र खतरे में है। देश ऐसे नहीं चलता। हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनसे एक जवाबदारी की अपेक्षा तो की जाती है ना। प्रियंका गांधी ने कहा है आपने एक शहीद के बेटे का अपमान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब एक व्यक्ति की डेथ होती है या शहीद होता है तो कश्मीरी पंडित के हिसाब से पुत्र टोपी पहनता है या पुत्र जो है उसकी पगड़ी लगाता है, जो हमारे यहाँ सामान्य बोलचाल में पगड़ी रस्म की जाती है कि भाई परिवार की जिम्मेदारी आप उसको। बोले नेहरू जी ने जो नेहरू नाम का अपमान प्रधानमंत्री जी ने किया, उनको कोई सजा नहीं, और एक आरोप राहुल गांधी ने लगा दिया, उनको सजा। इस पर आप क्या कहेंगे? अब बहन ने अपने भाई के बारे में कुछ कहा तो मुझे बहन पर कोई टिप्पणी नहीं कर, मैं करता भी नहीं हूं, छोड़ दीजिए, वो भाई बहन का मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में क्या कहा कि बाकी परिवार अपने को नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता है? इसमें क्या गाली है भाई? इसमें क्या गाली है मुझे बताइए आप। यही तो कहा था ना आपको। लेकिन मुझे एक बात पर नीतिगत रूप से मेरा गहन विरोध है कि हमारे खानदान ने देश के लिए काम किया, तो बाकी लोगों ने काम नहीं किया क्या? उनका कहना है लोकतंत्र को उन्होंने खून से सींचा है। बहुत सुंदर। तो भगत सिंह ने क्या किया था, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, हमारे सरदार पटेल ने क्या किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था, ये जो हमारे अंडमान निकोबार में हमारे जो सावरकर से लेके बाकी लोगों ने अपने पूरी जवानी काल कोठरी में बिता दी, उन्होंने क्या किया था? यही तो सवाल है दीपक बाबू। हमारे खानदान, हम भले ही 55 साल हमारे ही खानदान का राज हो, लेकिन बस हम उसकी बात कहेंगे, ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस जब तक इस सोच से आगे नहीं निकलेगी तब तक कांग्रेस पार्टी की समस्या चलती रहेगी। ठीक है, मेरा एक सीधा लेकिन इससे इसका क्या मतलब है? आपको एक आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट बताएं। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि आपके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हुई है, भारत की कानूनी प्रक्रिया में हुई है, आपकी सुनवाई करके हुई है, आपको अपील का अधिकार है। बाकी बातें मैंने कह दिया, फिर भी वही बात, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मेरी दादी जी प्रधानमंत्री, मेरे परदादा जी प्रधानमंत्री। अब भारत की आजादी के 75 ईयर्स हो गए दीपक बाबू, अब कुछ नई बात भी तो होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि वो कौन है जो राहुल गांधी जी को यह कानूनी सलाह दे रहा है और उनको इस हालत में पहुंचाया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस स्ट्रैटेजी के तहत क्या उनको बलिदानी साबित करना चाहते हैं कि उनकी सदस्यता चली गई। क्या बीजेपी दो तरह के नैरेटिव दे रही है, या आपको लगता है कि ये उनकी विशुद्ध जिसको कहें लापरवाही है? जो बात अनुराग ठाकुर जी ने कहा वो भी मैं भी कह रहा हूं ना। उनके यहां तो बड़े बड़े वकीलों की फौज है ना। तो अगर एक पवन खेड़ा प्रवक्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऊपर नीचे कर करके मेंशन करके वो ऑर्डर ले सकते हैं, तो वही तत्परता राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं दिखाई गई? मैं सिर्फ संदेहास्पद परिस्थितियों को देश के प्रमुख पत्रकार दीपक चौरसिया के शो में रख रहा हूं। मैं एक बहस प्रवोक कर रहा हूं। उनको कानून तो मालूम था ना कि अगर 32 लोगों को सजा हो चुकी है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो राहुल गांधी एक्सेप्शन नहीं होंगे जब तक कन्विक्शन स्टे नहीं होगा। तो कन्विक्शन को स्टे कराने की सार्थक त्वरित कोशिश क्यों नहीं की गई? और जवाब दे रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस को तंग किया जा रहा है। तो ये तो बात उठना चाहिए ना कहीं। मैंने उठाया आपके सामने। एक सवाल इसके बाद अब क्या देखते हैं आप? विपक्ष एकजुट होगा? क्योंकि आज तो सब राहुल गांधी जी के समर्थन में बोल रहे हैं, बहुत गलत हुआ और प्रधानमंत्री जी ने गलत किया, सरकार ने गलत किया। सभी विपक्षी दल एक सुर में।
दीपक बाबू, मैंने आपको देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह के समय से खूब देखा है और आपने देश की राजनीति को दीपक चौरसिया ने खूब नजदीक से देखा है। यह देश अब वीपी सिंह, देवेगौड़ा और गुजराल के दौर से बहुत आगे निकल गया है। यह देश नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। स्थायी सरकार, मजबूत सरकार, और एक जब मजबूत लोकप्रिय नेता होता है तो भारत की इकोनॉमी 5वीं इकोनॉमी दुनिया की होती है। और एक जब स्थायी मजबूत नेता होता है तो अगर लंदन में भारत के हाई कमीशन पर खालिस्तानी आक्रामक कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई नहीं होती है तो दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने की सुरक्षा हट जाती है। देखा है ना आपने? ये भी देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, तो ये भारत है, दुनिया देखती है। और बाद में इंग्लैंड ने सुधार किया, हम कार्रवाई करेंगे, हम उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस बात को सोचा। हमारा खाली कहना यह है, आज के भारत में फिर ये लोग, और ये बताइए क्या ममता जी, क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी यादव, क्या नीतीश कुमार और क्या वो हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री और क्या वामपंथी ईमानदारी से राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार हैं क्या? ये क्या बातें की जाती हैं बार बार? ठीक है, आज का दिन है, उनको अपनी बातें कहने दीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। कोई लाख मिले, कोई लाख दूर हो, ये देश मोदी जी के साथ चलेगा और भारत को आगे बढ़ाएगा, यही जनता का अभिमत। पर रविशंकर जी, आप अरविंद केजरीवाल का नाम भूल गए या जानबूझ के आपने छोड़ दिया? आजकल अरविंद केजरीवाल जी परेशानी में है, हाँ, है ना? और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वो मोदी के खिलाफ कर रहे हैं, मोदी जी अनपढ़ हैं, ये कौन सी भाषा है? मैं भर्त्सना करता हूं अरविंद केजरीवाल की। वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी में कितना लोकतंत्र रखा है ये मुझसे ना पूछें, ये योगेंद्र यादव से पूछें, ये किरण बेदी से पूछें, ये साजिया इल्मी से पूछें, ये हमारे प्रशांत भूषण से पूछें, ये कुमार विश्वास से पूछें, क्यों उन लोगों को छोड़ना पड़ा जो सभी हमारे उस महान जो महाराष्ट्र के थे उनके शिष्य थे, जो क्रांतिकारी थे। हाँ, तो हमें वो ना सिखाएं लोकतंत्र की नसीहत, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने मोदी जी के बारे में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत शर्मनाक है। क्या इसके खिलाफ केस करेंगे आप? अब चलिए साहब, हर चीज केस क्या है, छोड़िए। आखिरी सवाल, देश की जनता दीपक शरद बाबू पवार जी के यहाँ राजनीतिक जवाब देगी। ठीक है, कल शरद पवार जी के यहाँ एक बैठक हुई फ्लोर लीडर्स की। आप खुद लोकसभा से आते हैं, सालों आप राज्यसभा में भी रहे, इस बैठक को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा, उसमें फिर एक डाउट क्रिएट किया गया कि ईवीएम पर संदेह दूर करे चुनाव आयोग, संदेह दूर नहीं करता, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ठीक चुनाव से एक साल पहले ये बात क्या क्या पॉलिटिकल मैसेज देती है? ये कोई नई बात तो नहीं है। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो ईवीएम से साए कि नहीं? शरद पवार के लोग जो जीते हैं 45+, वो ईवीएम से जीते हैं कि नहीं जीते हैं? अभी जो जीते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तो ईवीएम से जीती है ना। राहुल गांधी वायनाड में जीते हैं तो ईवीएम से जीते हैं ना। मैं कितनी कहानी बताऊं, ये जो वामपंथियों की सरकार बनी है वहां पर ईवीएम से जीते हैं ना। और जो कपिल सिब्बल भाषण दे रहे थे, 2 बार वो दिल्ली से एमपी हुए हैं तो ईवीएम से ना लोकसभा जीते थे। तो आप अखिलेश यादव सीएम बने तो ईवीएम से बने थे ना उत्तर प्रदेश के। तो आप जब जीत जाए तो ईवीएम ठीक, इलेक्शन कमीशन ठीक, आप जब हार जाएं तो बस, ये तो ठीक नहीं है। अरे कभी तो स्वीकारें, बस यही समस्या है। ये लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि ये देश बदल गया है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपने थॉट शेयर करने के लिए। ये थे पूर्व कानून मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। लेकिन अब बहस खोलते हैं। आज हमने संविधान की कसम खाई है, रोज 8 बजे हम संविधान की कसम खाते हैं और ये वक्त होता है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज का बड़ा मुद्दा क्या है? राहुल गांधी, जिनकी संसद की सदस्यता चली गई, राहुल गांधी बैठक में नहीं आए। कुछ खबरें ये आ रही थी कि राहुल गांधी नाराज हैं कि उनको जो कांग्रेस के बैटरी ऑफ लॉयर्स है उन्होंने गलत जानकारी दी। लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके बारे में ये मामला डिस्कस होना था बैठक के अंदर। सोनिया गांधी यानी राहुल गांधी जी की मां और प्रियंका
प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर मौजूद थी, जो उनकी बहन है। राहुल गांधी जी बैठक में नहीं आए। एक बार हमारे सहयोगी रवि से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं, उनको भी दिखाइए और उसके बाद रवि को भी दिखाइए। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर डीके दुबे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रवि के पास चलेंगे। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, जब से ये पूरा मामला हुआ है उन्होंने ही खबर ये ब्रेक की थी, जहां तक मेरी जानकारी है। रवि, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या बात हुई कांग्रेस की स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर, और क्या कल फैसले के वक्त इन सब लोगों को एक साथ नहीं होना था ये डिसाइड करने के लिए कि कहीं फंस ना जाए इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगभग 2 घंटे मीटिंग चली है दीपक जी। 2 घंटे 6 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हुई है और 8 बजे मीटिंग खत्म हुई है। एक पहले तस्वीर दिखा देता हूं कांग्रेस दफ्तर की। मैं कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीर दिखा दे कि अभी भी प्रियंका गांधी को निकलना है। सोनिया गांधी निकल के जा चुकी हैं, प्रियंका गांधी निकलने वाली हैं, जिनका ट्वीट आपने देखा था और पढ़ा भी था। बहुत हार्ड हिटिंग ट्वीट था उनका, मोदी सरकार पर हमला करते हुए अपने परिवार की बचाव में और सफाई में। लेकिन अब जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि जो मीटिंग चली है, मैराथन मीटिंग जिसको कहा जाए, मंथन किया गया है, तो एक रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरह से लड़ाई लड़नी है। मोदी सरकार के खिलाफ जो लड़ाई आपको लड़नी है और 1 साल बचा है लोकसभा चुनाव में, तो किस तरह से लड़ाई लड़नी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कहा जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा कि अगली स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की क्या है, जो बताने वाली स्ट्रेटजी है। कुछ कहते हैं ना, कुछ हिडन एजेंडा होता है, कुछ बताने वाला, तो बताने वाली स्ट्रेटजी बताई जाएगी। हालांकि खबर आ रही है कि बैठक के दौरान कुछ तीखी बहसें भी हुई है कुछ लोगों के बीच में। कुछ लोगों पर आरोप भी लगाया गया है, जो लीगल, जो आपने बार कहा था कि इतने सीनियर वकील थे, तो आखिर कहाँ थे वो, क्यों नहीं आया इस मामले में, क्यों पहले नहीं इस मामले को विचार किया गया। तो कुछ लोगों से इस्तीफे की मांग भी की गई है कि जिन लोगों की गलती है, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो कहीं ना कहीं गुनाहगार जिनको माना जा रहा है जो वकीलों में, उन लोगों की जिम्मेवारी फिक्स की जाए। जो लीगल सेल होता है कांग्रेस पार्टी का, वो क्या कर रहा था, तो उनके इस्तीफे की बात भी बैठक के दौरान आई है। बाकी डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन कुल मिलाजुलाकर 2 घंटे की बैठक में एक स्ट्रेटजी तैयार की गई है, एक रोड मैप तैयार किया गया है कि आखिर इस मामले को सड़क पे कैसे लेकर जाना है। लीगल लड़ाई तो आपकी चलेगी। सलमान खुर्शीद से मैंने पूछा कि क्या कोर्ट कब आप लोग जा रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि सब मामला फिक्स हो गया है, सब मामले पर बात हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया जाएगा कि आप कोर्ट का रुख कब करेंगे। रवि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं बताऊं, अतुल लोंढे पाटिल जी के पास चलते हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास चलेंगे। अतुल लोंढे पाटिल जी, मेरा सीधा सवाल, इतने बड़े बड़े दिग्गज लॉयर जिन्होंने दुनिया भर में पिछले 2 दशक में सब बड़े केस लड़े होंगे, क्या ऐसे लॉयर्स के होने के बावजूद भी राहुल गांधी जी की सदस्यता चले जाना, ये कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन की बात नहीं है कि क्यों हो गया भाई ऐसा? दीपक जी, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ है ये गंभीर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है देश के लोकतंत्र पर। अब मैं कुछ टेक्निकल सवाल ही खड़े करता हूं। एक तो 202 के तहत जुरिडिक्शन जो है वो कर्नाटक का था, लेकिन फिर भी सूरत में वो केस लिया गया, क्यों लिया गया। दूसरी बात, पूर्णेश मोदी जी जो है उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने केस डाला। तीसरी बात, यही पूर्णेश मोदी जी जो है ये अहमदाबाद कोर्ट में इसका स्टे लेते हैं। साल भर इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कोई हियरिंग नहीं होती है। और 7 फरवरी को जब अदानी को लेकर राहुल जी ने संसद में भाषण दिया, उसके बाद 16 फरवरी को वहां जज का ट्रांसफर हो जाता है और ये जाके अपना स्टे वैकेट करते हैं। 26 फरवरी से इसकी चर्चा शुरू होती है। 17 मार्च को, जो इतने साल से था, 17 मार्च को रिजर्व किया जाता है। कल एक फैसला आ जाता है, ठीक है, कोर्ट का फैसला है। लेकिन जब ये सदस्यता रद्द करनी है तो प्रेसिडेंट का एक काम होता है, आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए, उनका अभिप्राय लिया जाए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। थर्ड मुद्दा ये भी है कि 30 दिन के लिए सस्पेंड था, जो सजा थी 30 दिन के लिए सस्पेंड होकर अपील के लिए मौका दिया गया था। तो ये सारी जो कानूनी बातें हैं, ये कानूनी बातें कहां दीपक जी फॉलो की गई। और मुझे एक बात बताइए, मैं अतुल भाई देखिए, मैं साफ गोई से सवाल पूछता हूं, मुझे एक बात बताइए। सब सुना दिया आपने, काली पट्टी भी बांध ली। वैसे फ्रेम जब टीवी में बनता है ना, तो काली पट्टी आपके हाथ के नीचे है। ये मैंने फुल फ्रेम काटा है तो आपकी काली पट्टी दिख रही है। मैं आपको एक बात सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आप लाख मोदी सरकार को कह लें, लाख कह लें कि मोदी सरकार ने किया, फिक्स कर दिया, ये कर दिया, अडानी के चलते कर दिया, लेकिन 4 साल से केस चल रहा था ना।
3 बार राहुल जी जा चुके थे ना, कि आपके लॉयर्स को पता नहीं था? पहले पूर्णेंद्र मोदी हाई कोर्ट गए, फिर एकाएक स्टे वेकेट हो गया। आपके लॉयर्स क्या कर रहे थे मेरे भाई, ये तो बताइए। नहीं, ऐसा है कि लॉयर्स तो अपना काम जरूर करेंगे, कर भी रहे हैं, और जो भी मुद्दा है वो सामने तो आएगा ही। ठीक है, मैं रोकता हूं आपको, सवाल- कांग्रेस की पीसी शुरू हो चुकी है, सीधे चलते हैं वहां। राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राजनीतिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उस पर कानूनी कदमों पर बात नहीं हुई। हालांकि हमारे प्रवक्ता और जाने माने वकील अभिषेक सिंघवी जी ने सभी साथियों को अवगत कराया कानूनी तौर से क्या कदम लिए जाएंगे, और उस पर आज अभिषेक सिंघवी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो 2 घंटे के लिए कानूनी प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि संगठन की ओर से क्या कदम लेने चाहिए उस पर बातचीत हुई। कई सुझाव आए। अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे हमारे संगठन एआईसीसी की ओर से, पीसीसी की ओर से, डीसीसी की ओर से और हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कदम वो लेंगे। देश भर में हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है, क्योंकि पहले तो वो 2014 से मोदी सरकार के नियत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, निजीकरण के बारे में, विदेश नीति, खास तौर से जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी चीन को जून 2020 को। तो 2014 से राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठा रहे मोदी एक सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ। दूसरा कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, परेशानी में थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई प्रयास किए गए भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, पर वो विफल रहा। और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी, बल्कि देश भर में एक नई उमंग देखने को मिला, नई उत्साह देखने को मिला, और लोग पहचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मूवमेंट बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो लगातार और खास तौर से 7 फरवरी से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी आवाज अडानी घोटाले पर उठाई। 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने रोज 3 सवाल पूछना शुरू किया प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को अपनी भाषण की। हालांकि ज्यादातर उस भाषण एक्सपंज किया गया स्पीकर से। और उसके बाद मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये हमारे गृह मंत्री के शब्द हैं, और उसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में। 9 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, जिसने आपत्ति जताई थी,
मानहानि का केस दर्ज किया था, वो जो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले ली। देखिए, ये अजीब है, हमारे कानूनी इतिहास में अजीब दास्तान है ये। उन्होंने अपनी ही कंप्लेंट के बारे में स्टे लगाई थी, गुजरात हाई कोर्ट से स्टे मांगी थी, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे दिया, पर राहुल गांधी जी के अडानी के भाषण 9 दिन बाद उन्होंने वो स्टे वापस ले ली। 9 दिन बाद 16 फरवरी को, 27 फरवरी को, क्रोनोलॉजी समझिए, 27 फरवरी को, यानी कि तो क्या क्या इस केस में हुआ ये समझा रहे थे जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के जो मीडिया है उसके प्रभारी हैं, राहुल गांधी के नजदीकी नेताओं में से एक हैं। अतुल जी, आपने अपनी बात कह ली थी, हमने जयराम जी को भी सुना दिया। प्रेम शुक्ला जी, क्या कहेंगे कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया पर कि हमने अडानी मामले पे बोला, इसलिए जानबूझकर राहुल गांधी जी को इस केस में फंसाया गया, सजा दिलवाई गई, फिर मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई? ये कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ बोलने की विशेषज्ञ है। अब जो ये मामला 2019 का है, 2019 का मामला जब वहां पर गुजरात के सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, तो वहां क्या कांग्रेस का वकील एब्सेंट था? अब ये हाई कोर्ट का जिक्र गई कि हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया, तो हाई कोर्ट के स्टे को जब वैकेट करने के लिए पूर्णेश मोदी गए, तो राहुल गांधी के वकीलों को क्या इस बात का ज्ञान नहीं था? मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब प्रक्रिया चल रही थी, तो क्या जो राहुल गांधी के वकील थे उनको उसकी किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी? और जब मजिस्ट्रेट ने ये सजा सुनाई, मजिस्ट्रेट की सजा सुनाई जब 32 लोगों को, जैसा भी आपके यहाँ आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी बता कर गए हैं, 32 लोगों को यदि कन्विक्शन होने के बाद उनकी सदस्यता विविध सदनों की चली गई, कुछ लोग विधानसभा के सदन से गए, कुछ लोकसभा के सदन से गए, तो ये इनको क्यों लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी भारत के संविधान से, भारत की विधि व्यवस्था से विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, वो हटकर हैं, उनको अलग अधिकार प्राप्त हैं? ये अहंकार जो गांधी परिवार का है, कांग्रेस जो गांधी परिवार को इस देश के नागरिकों, इस देश के संविधान, इस देश के कानून से ऊपर मानती है, उसकी ये पराजय है। ये आप जो विधि व्यवस्था है वो जितना दीपक चौरसिया पर लागू है उतना ही प्रेम शुक्ल पर और उतना ही अतुल लोंढे पाटिल पर लागू है। ये नहीं हो सकता ना कि आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून, अतुल लोंढे पाटिल के लिए अलग कानून, भदौरिया जी के लिए अलग कानून और डीके दुबे जी के लिए अलग कानून। ये संभव नहीं है। यह देश, अगर रशीद मसूद जो कांग्रेस के एक जमाने में सांसद थे, उनकी 2013 सितंबर में सदस्यता गई, कहीं हंगामा नहीं हुआ। आजम खां की सदस्यता चली गई, भदौरिया जी उतना नहीं चीखे चिल्लाए जितना आज चीख चिल्ला रहे हैं। तो क्या कारण है भाई? अब ये जो है विक्रम सैनी की सदस्यता गई इसी तरह से, सबके सब जो कन्विक्ट हुआ उसकी सदस्यता चली गई। लेकिन राहुल गांधी चूंकि भाई सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो उनको झूठ बोलने का, अपशब्द बकने का, कोर्ट को मिसकोट करने का, कोर्ट में झूठ बोलने का, ये सब अधिकार नहीं हो सकता ना दीपक। ठीक है, ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अतुल लोंढे पाटिल जी के पास। अतुल लोंढे पाटिल जी, प्रेम शुक्ला जी ने साफ साफ आरोप लगाया है ये आपका अहंकार बोल रहा है आज। और दूसरा, क्या गांधी परिवार देश के कानून के ऊपर है? जवाब दीजिए इसका। कोई भी देश के ऊपर नहीं है, और गांधी परिवार ने तो बलिदान दिए हैं, देश की सेवा की है, देश के ऊपर की बात नहीं की। 1989 के बाद 2 बार जनता ने सत्ता देने के बावजूद 33 साल से गांधी परिवार का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मौका होने के बावजूद नहीं है। तो ये पहला झूठ का प्रचार तो जो है मैं पहले सीधे से खारिज करता हूं, देश की जनता भी जानती है। इस्तेमाल जो एजेंसी का होता है उसके ऊपर बात है। मुझे एक बात बताइए दीपक जी, जब कानून सबके लिए समान है, हमारे प्रेम भाई कह रहे हैं, हम मानते हैं उस बात को, उसका सम्मान भी करते हैं, तो फिर जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दायरे में जो लोग आते हैं, विपक्षी के लोग लाए जाते हैं, वो जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो क्या वो कानून से ऊपर उठ जाते हैं? यानी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए आपने बात कही, मैं आपके तर्क को मानता हूं, मुझे बताइए सीबीआई को पिंजरे का तोता किसकी सरकार के दौरान कहा था और किसने कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम, भैया जैसे आपने यूज की वैसे वो यूज कर रहे हैं, इनके लिए भी कटु बोल देता हूं, इन्होंने ये यूज कर रहे तो आपने भी यूज किए। अब क्या नैरेटिव देना चाहते हैं बताइए ना। नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं, जो नैरेटिव दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर तो बहुत पास की। अभी हाई कोर्ट ने किरीट सोमैया का जो मैटर है उसमें स्ट्रिक्चर पास किए कि आपको किसी की अरेस्ट होने के पहले आपको कैसे पता चलता है, आपको कैसे पता चलता है ईडी इनकम टैक्स सीबीआई रेड करने वाली है, आपको कैसे पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट तो कई स्ट्रिक्चर पास करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी स्ट्रिक्चर पास किया है कि राज्यपाल जो है वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तहत काम न करे, और ऐसा प्रतीत होता है महाराष्ट्र के केस में कि राज्यपाल ने सरकार गिराने में मदद की है। तो स्ट्रिक्चर तो बहुत पास किए हैं, लेकिन जो आंखों के सामने दिख रहा है उसे केवल स्ट्रिक्चर से दूर नहीं किया जा सकता दीपक जी। ऑब्जर्वेशन और स्ट्रिक्चर का अंतर कृपया समझें। एक मिनट, अतुल बाबू, स्ट्रिक्चर और ऑब्जर्वेशन का अंतर कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास हुआ है। अतुल जी कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास हुआ, सिर्फ इतना बता रहा हूं। कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास हुआ, सिर्फ इतना बता रहा हूं। स्ट्रिक्चर नहीं है वो, स्ट्रिक्चर नहीं है, सिर्फ इतना मैं दुरुस्त कर रहा हूं। आप ऑब्जर्वेशन को स्ट्रिक्चर कह रहे हैं और उसके बाद इस देश के स्ट्रिक्चर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्चर नहीं है, कहीं से स्ट्रिक्चर नहीं है। आपको स्ट्रिक्चर और ऑब्जर्वेशन के बीच का अंतर नहीं पता है। ये स्ट्रिक्चर नहीं है, 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 स्ट्रिक्चर नहीं है। प्रेम भाई उनको कंक्लूड कर दीजिए। अतुल भाई आप ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे तो आपको ऑडियो चला जाता है। आप स्काइप पे, मैं बता दूं ये तकनीकी बात मैं सबको समझाता रहता हूं। पता नहीं अनुराग भाई भी कभी कभी बुलेट ट्रेन चला देता है। अनुराग भाई बस आ रहा हूं आपके पास। अतुल जी यही है लोकतंत्र का जो ये सम्मान करते हैं, दिख रहा है कि बोलने नहीं देंगे किसी को, बीच में टोक के मुद्दा जो सामने आता है, सच सामने आता है, उसको दबाने की कोशिश होती है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं तो मुझे उसको जो है संशोधित करना मेरा अधिकार है। ऐसा है, आप तो पूरा झूठ की फैक्ट्री हो, मैं तो सच बोल रहा हूँ, एक भी झूठ नहीं इसमें का। आप झूठ की फैक्ट्री हो, झूठ है, स्ट्रिक्चर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, ऑब्जर्वेशन और स्ट्रिक्चर सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी को भी ट्रोल किया गया पहली बार। अच्छा आप अतुल लोंढे जी एक मिनट, अतुल लोंढे जी ये बता दीजिए जुडिशरी क्या इनके दबाव में है, हाँ या ना? क्योंकि आपने कहा सूरत कोर्ट ने जो फैसला दिया वो इनके दबाव में था। अब आप कह रहे हैं कि सीजीआई को ट्रोल किया जा रहा है, तो भाई उसी सीजीआई के पास आप चले जाते, राहुल गांधी जी के लिए रिलीफ से आते। 27 घंटे थे, और चलिए 27 घंटे गुजर गए, 2 बजे ये डिसीजन आया, 2 बजे से अभी क्या हो रहा है, रात के 8:21। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट गया ये कहने के लिए कि ये राजनीति से प्रेरित जजमेंट है, हमें आप इंटरवीन करिए? क्या तर्क देते हैं अतुल भाई आप लोग? और मैं दोनों को बोल रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी को भी बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। सुनिए, मैं प्रेम शुक्ला जी को भी बोल रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक मिनट। इस देश में जुडिशरी पे दबाव है, ये किसी राजनीति या किसी कार्यकर्ता कहने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं सीजीआई को जो है ट्रोल किया जा रहा है। अगर सीजीआई आपके समर्थन में और ये ट्रोल कर रहे हैं तो निष्पक्ष है ना मामला? देखो, हमने जो बात कही है आप फिर से समझ लीजिए दीपक भाई। मैंने कहा कि कोर्ट में जो फैसला हुआ, लेकिन कुछ तथ्य हमने सामने रखे। ठीक है, 4 जजेस ने आके और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेंट की गई है दीपक जी। ऐसा नहीं कि ऊपरी बात कर रहे हैं हम, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेंट की गई, क्योंकि घटनात्मक प्रमुख तो वही है, संविधान के प्रमुख वही है। ठीक है, तो उनके पास लेकिन मैं अब जाऊंगा, अनुराग भदौरिया जी से शुरू करूंगा, दुबे जी के पास जाऊंगा। लेकिन चलते ब्रेक में जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा, मुझे बड़ा मजा आता है जब पॉलिटिकल पार्टी कहती है ये पार्टी झूठ बोल रही है और विपक्षी कहती है ये झूठ बोल रही है। सरकार कह रही है विपक्षी झूठ बोल रहे हैं, विपक्षी कह रही है सरकार झूठ बोल रही है। आप दोनों पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हकीकत प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया, अतुल लोंढे जी, डीके दुबे जी, ये जनता है ना, सब जानती है। ये मोबाइल जो है इसने ऐसी इंफॉर्मेशन ला दी है कि आजकल वो मोदी जी के बारे में कब कमेंट करते हैं, राहुल गांधी के बारे में गांव के लोग कब कमेंट करते हैं, जो बाइडेन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बारे में ज्यादा करते हैं। एक तरफ बीजेपी कर रही है बैटरी ऑफ लॉयर्स होने के बावजूद भी, क्या राहुल गांधी को सही कानूनी सलाह नहीं मिली? क्या इसके पीछे भी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है? वही विपक्षी पार्टियां एक सुर में कह रही है कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ, लेकिन कांग्रेस अब कह रही है कि राहुल गांधी पर
के बारे में जो है कांग्रेस अब देश भर में प्रदर्शन करेगी। इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाएगी। कानूनी विकल्प अलग बात है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरें, प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त महासचिव की हैसियत से अपने पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद है। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो कुछ ही देर में बाहर निकलेंगी। गाड़ी उनकी लग चुकी है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी वहां पर मौजूद है, उनके पास ले चलेंगे जब प्रियंका जी निकलती हैं, क्या कोई प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी 4 ट्वीट एक के बाद एक किए और कड़ा हमला बोला। कहा एक शहीद के बेटे का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। लेकिन अभी सबसे पहले मैं चलूंगा अनुराग भदौरिया जी के पास। अनुराग भदौरिया जी, आपको पता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किस हालत में है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाही आ गई, तो राहुल गांधी जी के लिए तो कल समाजवादी पार्टी को भी यूनिटी और उसमें प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की देखो कितनी चिंता है। ये डरे सहमे रहते हैं, इनको लगता है कि सब एक ना हो जाएं। इनसे पूछिए कि आप 37% वोट 37.36% वोट लेके आप सत्ता में आए हैं, तो 63% जो जनता वो तो आपके खिलाफ है ना। आज आपके खिलाफ है, इसके मतलब बहुमत किसके साथ है? पूरा विपक्ष अगर एक साथ है तो पूरा विपक्ष, देश की जनता आपके खिलाफ है। वो कह रही है कि लोकतंत्र पे आप हमला कर रहे हो। आप यही तो कह रहा हूं मैं आपको, वो कर रहे हो। तो आप राहुल गांधी जी के समर्थन में उत्तर प्रदेश में आंदोलन करिए ना। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए ना, तभी तो 67% एक साथ होगा, नहीं तो बढ़ जाएगा। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए ना दीपक भाई। अरे मुसीबत तो यह है कि आप चिंता कर रहे हो, हमें करने दो ना चिंता। मैं नहीं चिंता कर रहा हूं, चिंता के चक्कर मुझे बड़े बूढ़े समझा के गए कि चिंता चिता के समान है। मैंने क्या कहा? चिंता चिता के समान है। हाँ बस, तो मत चिंता कीजिए। तो आप अब हमें सोचने दीजिए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि टीएमसी के एक सांसद हैं शशिधर अधिकारी, जिनमें टीएमसी ने चिट्ठी दिए हुए कम से कम 1.5-2 साल हो गए पार्लियामेंट के अंदर में कि भाई हमारी ये टिकट से जीत के आए थे और ये बीजेपी के साथ रहते हैं, इसलिए इनका वो क्या दल बदल कानून में इनका सस्पेंशन कर देना चाहिए। और एक सुनील मंडल भी है, दोनों एमपी है ना। अगर मेरी जानकारी गलत है तो सुधार दीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा। अगर ये दोनों एमपी हैं और इनके खिलाफ पार्टी ने चिट्ठी दी हुई है, लेकिन अब तक ये सस्पेंड नहीं हुए। सोचो आप, क्यों नहीं हुए भाई? क्योंकि बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं शायद, इसलिए। क्यों नहीं सस्पेंड हुए? इतने दिन क्यों लग गए? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार हर चीज कर रही है। ये चिंता की बात देश के अंदर में। जब जैसे आपने बताया शुभेंदु अधिकारी, चूंकि शशिधर अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के पिताजी हैं और शुभेंदु अधिकारी इनके विपक्ष के नेता बन चुके हैं, जिन पे शारदा घोटाले के ऊपर सीबीआई की मांग थी। यही पार्टी जो आपके सामने प्रवक्ता जी बैठे हैं, इन्हीं के नेता कह रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हीं के पिताजी हैं, उनको आपने विपक्ष का नेता बना दिया। दूसरे आप नाम ले लीजिए, मुकुल रॉय थे, जब बीजेपी में आगे उपाध्यक्ष बन गए। शारदा घोटाले में उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही थी, उपाध्यक्ष बना दिया गया था। कितने नेता, अरे अब तो टीएम से वापस चलेगा भाई। उदाहरण चले जाइए अनुराग भाई, उदाहरण तो अच्छा दीजिए। मुकुल राय वापस चले गए, अब बीजेपी छोड़ के टीएमसी में। मत बताइए, जनता आपको दुआएं देगी, जनता आपको दुआएं देगी। पोल खोलने दीजिए, जनता आपको दुआएं देगी। दीपक जी खोलिए सर, मुझे दुआ चाहिए। क्या कर रहे हैं शिवसेना जो महाराष्ट्र में थे, जब ये अपोजिशन में थे, तो शिवसेना के जो विधायक थे उन पे ये नाम ले लेके बोले थे भ्रष्टाचार का आरोप है, भ्रष्टाचार के इन विधायकों पे आरोप है। उन्हीं विधायकों को अपने साथ मिला के सिंधे गुट में सत्ता चला रहे हैं भैया। बताइए, सोचो आप, कमाल की बात है कि नहीं है? ये जिनको चोर बोलते हैं, जब इनके दल में आ जाते हैं तो साहूकार हो जाते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, वो देश की जनता जानना चाहती है। और विपक्ष के लिए इनकी जो होता है ना, इनकी कार्रवाई इतनी तेज हो जाती है, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह हो जाती है कि फटाफट 24 घंटे में। हमारे आजम खान साहब का भी साथ यही हुआ था, अब्दुल आजम साहब के साथ यही हुआ था। फटाफट एकदम जैसे ही फैसला होता, माने इतनी, अरे भैया इतनी तेज अगर आप जनता के बारे में सोच लिया होता, इतना तेज अपने जनता के फैसले ले लिए होते। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, अगर आपने इतनी तरीके से दे दिया था, खट लो 2 करोड़ रोजगार हो गया, किसान की इनकम ठक 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 आपने दुगनी कर दी। इतनी जल्दी तो आप जनता के हित के फैसले तो नहीं लेते हो भाई। ठीक है, डीके दुबे जी जवाब जल्दी लेते हो। ये कौन सा आपकी कलम है जो बहुत तेज चलती है? जनता के फैसले के लिए नहीं चलती है, को समझने की आवश्यकता है भाई। आर्टिकल 13 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर कोई कानून पहले से है तो ये संविधान लागू होने के दिन अगर वो फंडामेंटल राइट के विरोध में जाता है तो उस दिन स्वतः शून्य होगा। यहां पर जब सेक्शन 8 क्लॉज 3 की बात करते हैं आरपीए की, तो वो ये कहता है कि जैसे ही 2 वर्ष की सजा होती है वैसे ही इमीडिएट इफेक्ट से उनकी सदस्यता शून्य होगी।
यानी कि यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो डॉक्टर के पास जाकर केवल डॉक्टर डिक्लेरेशन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। उनकी सदस्यता किसी ने निरस्त की नहीं है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से निरस्त हुई है। एक होता है जो इन्होंने अभी बात कही भदौरिया जी ने, वो है कि विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष को उस पर सुनवाई करनी है। इसमें सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे ही 2 वर्ष की सजा हुई वैसे अपने आप उसी समय वो उनकी सदस्यता निरस्त हो गई। लोकसभा ने, आपने अगर वो देखा होगा जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में लोकसभा के अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है, लोकसभा का कोई रोल नहीं है, और उसमें सदस्यता निरस्त करने की बात ऐसे नहीं करी गई कि हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमीडिएटली खत्म हो गई है। जिनको जिनको सूचना मिलनी चाहिए उनको सूचित किया गया है, उनके टेलीफोन वालों को, उनके कर्मचारियों को, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं बीइंग एन एमपी, ये सूचित किया गया है कि भाई इनकी सदस्यता फला फला जजमेंट के हिसाब से इस तारीख को निरस्त हो चुकी है, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। तो लोकसभा ने उनकी सदस्यता खत्म नहीं की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे व्यक्ति मर गया, मरने के बाद अस्पताल गया तो डॉक्टर ने मार नहीं डाला, डॉक्टर ने देखकर कहा कि भैया ये मरे हुए हैं और इनको ले जाओ। वही यहां पर हुआ कि वो पहले से सदस्यता उनकी समाप्त हो चुकी है, उसी समय से जिस समय जजमेंट प्रोनाउंस हुआ उसके बाद लोकसभा ने केवल नोटिफिकेशन करके सूचित किया है। इसको समझने की आवश्यकता है। जैसे दूसरी शादी करने पर दूसरी शादी को शून्य घोषित नहीं करना पड़ता, कोर्ट कहता है या कानून कहता है वो अपने आप शून्य होती है, वैसे ही ये अपने आप शून्य हो गई इनकी सदस्यता। इसमें कोई बहस, जल्दबाजी, देरबाजी, अच्छा खराब की आवश्यकता ही नहीं। सीधा सवाल अतुल लोंढे जी से। अतुल लोंढे जी घुमाइएगा मत। देखिए डीके दुबे जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत ज्यादा ये समझने के लिए जो है कानून के ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास तो कानून और संविधान के लब्ध प्रतिष्ठित शब्द, मैं थोड़ा मराठी जोड़ रहा हूं, लब्ध प्रतिष्ठित नेता कपिल सिब्बल थे, सलमान खुर्शीद थे, पी चिदम्बरम थे, अभिषेक मनु सिंघवी जिन्होंने आज पूरा प्रेजेंटेशन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी। और देखिए हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, माना मैं साउथ में भी आप हैं, 2 राज्यों में सरकार आपकी, एक राज्य में सरकार है और एक राज्य से राहुल गांधी जी चुने गए जहां सीपीआई और लेफ्ट है। 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी जी लगातार फर्राटेदार ऑक्सफोर्ड की अंग्रेजी बोलते हैं। आपका ये नैरेटिव जो आप कह रहे हैं आम जनता तक अभिषेक जी कैसे पहुंचेगा? डीके दुबे जी समझ गए, आपके लब्ध प्रतिष्ठित वकील नहीं समझ पाए, इसका कारण समझ जाइए। नहीं, ऐसा है कि डीके दुबे जी ने कुछ बातें छोड़ के बात की है। आरपीआई में अगर इस संदर्भ में किसी की सदस्यता रद्द करनी है तो फिर ऐसे वक्त प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को रेफर करता है और वो रेफर करने के बाद जो है उसका निर्णय होता है। तो ये रेफर नहीं किया गया। आप आर्टिकल 102 भी देख लेना, 202 का मैंने जुरिडिक्शन की बात आपके सामने स्पष्ट रूप से कही थी। जो जुरिडिक्शन कर्नाटक का था लेकिन केस चला सूरत में, तो सूरत का जुरिडिक्शन नहीं बनता था क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो आहत नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें लोकस स्टैंडाई से लेकर वो सारी बातें, मैंने आपकी सब बात मानी, मैंने आपकी सब बात मानी। चलिए ज्यूरिडिक्शन के मामले में जब केस सूरत में चला गया होता तो आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते कि भाई ज्यूरिडिक्शन बनता ही नहीं, सूरत कोर्ट सुन ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं किया मेरे भाई? यही तो समझना चाह रहा हूं मैं, और यही देश की जनता समझना चाह रही है। ये मेरे को दर्शक ही सवाल भेजते रहते हैं, जैसे डीके दुबे जी ने अपनी बात कही। अतुल जी मेरी बात आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? नहीं, दर्शकों ने तो ये भी सवाल कभी पूछा होगा आपको कि कॉलेजियम को लेकर और जजों की नियुक्तियों को लेकर जिस तरह का दबाव केंद्र सरकार डालती है, जिस तरह के किरण रिजिजू स्टेटमेंट देते हैं, वो कितने सही है। लोगों ने तो आपको ये भी पूछा होगा कि किरण रिजिजू ने जो कहा जो रिटायर्ड जज है वो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, तो क्यों शुरू कर देते हैं, ये भी उन्होंने बोला। ये भी आपको कभी ना कभी सवाल पूछा ही होगा। तो मैं पूछ ही लेता हूँ ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? बताइए भाई प्रेम शुक्ला जी, किरण रिजिजू ने बयान क्यों दिया कि भाई पुराने जजेस को जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप धमका रहे हैं, उनको जवाब दीजिए। अतुल जी सुन लेते ना, जवाब है मेरे पास, 4-5 मिनट है, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। नहीं, नारायण राणे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, इधर आने के बाद तो मंत्री हो गए। तो ये सारे भी तो सवाल होते हैं। भाग रहे हैं भाई, ये मुद्दे की बात अभी मैं कहा, ये रायता फैला रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए रायता आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए महाराज, इतना उत्तेजित क्यों नहीं होता है महाराज? शांत हो जाए।
शांत आप हो भी जाए। उत्तेजित होते हो। अरे तो आराम नहीं से जी, बात मैं कर तो रहा हूं। मुद्दे पे अब उत्तर देने जा रहा हूँ। आप लगातार बीच में जो है बोले जा रहे हैं। आराम से शांत हो जाए, वो क्रोध आपका शांत काम कर है। ले, गिलास अच्छे से ठंडा पानी नहीं, पिए। आप क्रोधित होते हो, मैं नहीं होता। हाँ, आराम से देखिए लीजिए। नहीं, आप क्रोधित होते हो, मैं मैं तो नहीं आपके होता बीच में हूं। बोल नहीं मैं रहा आराम था से बात महाराज, करता सुन रहा था शांति से आपको। लोंडे जी क्या हो गया, क्या आप हो क्या गया, हो गया इतना प्रेम क्यों भैया? नाराज अभी हो तो रहे हैं? कितना आराम बीच में से, बोलते हो। आराम से, शांति से, शांति से। दीपक जी देखिए, मुद्दे की बात है। पहले बात जो है एनसीएजी के बारे में जो कानून है, जो कानून बना, वो तो संसद में एक मत से बना था। उसमें कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था, सारे दलों ने समर्थन दिया था, लोकसभा में, राज्यसभा में। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है सारे संसद द्वारा पारित किए। भाई कानून बनाने का काम संविधान ने किसको दिया है? संसद को दिया है। संसद ने एक कानून बनाया। कानून ये बनाया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए एक जो है हमको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने, जो उसके पास अधिकार नहीं, कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। संसद ने एक सर्वमत से एक कानून बनाया है। अब उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसको उस चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अबेंस में रख दिया, उस कानून को। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर अगर टिप्पणी विधि मंत्री करते हैं तो गलत क्या करते हैं? आप कृपा करके मुझे बताइए लोंडे साहब, सिर्फ इंदिरा गांधी जी के बारे में जगमोहन लाल सिन्हा ने एक जजमेंट दिया। जजमेंट देने के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमको कमिटेड जुडिशरी चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट में एएन रे को पूरी तरह से, सीनियरिटी को पूरी तरह से समाप्त करके एएन रे को ले आए। और जगमोहन लाल सिन्हा का जजमेंट जो था, इमरजेंसी के काल में जब कल्टिवेटेड जुडिशरी थी, कमिटेड जुडिशरी थी, उस समय आपने जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव रद्द कर दिया गया था रायबरेली में, उन्होंने जिस तरह से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करके चुनाव जीता था, उसके बारे में जगमोहन लाल सिन्हा का जो जजमेंट था उसको हटा। और जगमोहन लाल सिन्हा के परिवार को किस तरह से धमकाया गया, ये लोग भली भांति जानते हैं। तो कमिटेड जुडिशरी ये आपका काम रहा है। ठीक है। ऐसे में अब दूसरी बात, यहाँ पर आपने दूसरा प्रश्न जो खड़ा किया, कृपा करके मुझे बताइए ना, श्रीमान राहुल गांधी के मामले में अगर आप कहते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन जो है कोलार के भाषण का, बयान का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो गुजरात नहीं था, तो ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज करने से किसने आपको रोका? ये ज्यूरिसडिक्शन आपने क्यों नहीं चैलेंज किया? अतुल जी जवाब दीजिए। आपका यह जो ज्ञान था, ये ज्ञान कहां आपने रखा था उस समय? ये ऐसा है कि मैं अभी ज्ञान निकालता नहीं, अच्छा नहीं लगता, बड़े हो उम्र में, नहीं तो आपके ज्ञान का प्रदर्शन आपने किया है। ऐसा है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को जरूर है। सुनिए ना, सुनिए, निकाल रहा हूं अभी। कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद का है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन कानून को इंटरप्रेट करना जी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना, ये जो है ना, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट इज अ गाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नल एंड वॉइड करना उनके अधिकार में है। एनजेएससी की जो बात उन्होंने कही, उस बात के बाद कभी कांग्रेस ने जुडिशरी पे दबाव नहीं डाला। ये कमिटेड जुडिशरी की बात करते हैं। अरुण जेटली जी ने बहुत लंबा भाषण दिया था, और रंजन गोगोई जो है वो एमपी बन जाते हैं। सचिवम से लेकर ऐसे कई जजेस है। एनसीएलटी में कौन गया, सचिवम राज्यपाल कैसे बन गए, ये सारी चीजें जो है वो एकदम स्पष्ट रूप से जो है वो सामने आती है। ठीक है। तो चिंता होने लगा है, तो मन उबलने लगा है, और फिर कुछ भी बोलो जैसा सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड। प्रेम शुक्ला जी जवाब। देखिए, रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने राजीव गांधी द्वारा प्रेरित नरसंहार की जांच में क्लीन चिट देने के बाद उनको आपने सांसद बनाया था। आपने तो एक असम के व्यक्ति को आपने पहले राज्यसभा सदस्य बनाया, इस्तीफा दिलाया, सीजीआई बनाया, फिर जो है राज्यसभा आगे गई, फिर से उसको जज बनाया। तो आपने कमिटेड जुडिशरी क्रिएट करने का हर संभव प्रयास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही 1953 में सुप्रीम कोर्ट में अपने पसंद का जज बनाने की कोशिश की थी। ये सारा देश भली भांति जानता है। आप कृपा करके मुझे बताइए ना, कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। संसद ने एनजेसी बनाई। आप एनजेसी पे कांग्रेस ने समर्थन क्यों किया था? अगर आपको लगता है कि एनजेसी गलत था, तो कांग्रेस को उस समय उसका मैंने आपसे शुरू किया था, प्रेम शुक्ला जी पे खत्म कर रहा हूँ। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। आप आते ही रहा करिएगा, ऐसे डिबेट करते रहिए। 2024 का चुनाव सामने, और ऐसे मौके हमें दर्जनों मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दुबे जी, अतुल लोंढे पाटिल जी और प्रेम शुक्ला जी।
Zee News.